वेलकम टू श्रीवास्तव क्लासेस। तो भाई आज मैं आप लोगों को 6 सेमेस्टर की बीए प्रोग्राम की हिस्ट्री कराने वाला हूँ। आप लोगों की बुक का नाम है इश्यूज इन 20th सेंचुरी वर्ल्ड हिस्ट्री सेकंड। हिंदी में बोले तो भाई 20वीं शताब्दी विश्व इतिहास के मुद्दे द्वितीय। ये आप लोगों की बुक का नाम है। इस बुक का भाई मैं ऑलरेडी आप लोगों की जो फर्स्ट यूनिट है इसमें 2 चैप्टर थे, ये कंप्लीट करा चुका हूँ। वीडियोस का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ जो आप लोगों की सेकंड यूनिट है इसमें एक ही चैप्टर था, ये भी करा चुका हूँ। इसकी भी वीडियोस का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अब भाई हमने जो है थर्ड यूनिट स्टार्ट कर दी है। और थर्ड यूनिट का ये जो आप लोगों का फर्स्ट चैप्टर था, फर्स्ट चैप्टर को 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा था, ये भी मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। और जो आप लोगों को सेकंड चैप्टर है ये भी ऑलमोस्ट आप लोगों को कंप्लीट जो है दोनों चैप्टर करा दिए हैं मैंने। सारी वीडियोस का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा। आज से भाई हम इस यूनिट का थर्ड चैप्टर जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं। थर्ड चैप्टर का जो फर्स्ट पार्ट है वो है आप लोगों का दक्षिण अफ्रीका में जो रंग भेद हुआ था उसके बारे में पढ़ेंगे। और जो सेकंड पार्ट है वो थोड़ी टाइम बाद आएगा, यानी कि कल की डेट में आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा। इसमें भाई हम नागरिक आंदोलन वगैरह के बारे में पढ़ेंगे अमेरिका का। बाकी आप फोर्थ चैप्टर की भी टेंशन मत लीजिए, बहुत जल्दी जो है आप लोगों को प्रोवाइड वगैरह मैं करा दूंगा, ठीक है। और इसमें फोर्थ यूनिट जो है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इस वजह से फिलहाल के लिए अभी तो नहीं कराऊंगा मैं आप लोगों को, बट आने वाले जो समय होगा उसमें आप लोगों को ये सारी यूनिट्स भी प्रोवाइड करा दूंगा, ये सारे चैप्टर भी प्रोवाइड करा दूंगा। अब आप लोगों के माइंड में भाई कोई डाउट वगैरह आए तो आप लोगों की स्क्रीन पे मेरा एक इंस्टाग्राम का यूजर नेम आ रहा होगा, यहाँ पे मुझे फॉलो अप करके अपने डाउट जरा क्लियर अप कर सकते हैं। अदरवाइज भाई अपना प्यार वगैरह दिखाने के पर्पज से भी आप मुझे यहाँ पे जो है फॉलो अप कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं। चलिए भाई चलते हैं चैप्टर की ओर। तो भाई चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को छोटी सी इन्फॉर्मेशन और देना चाहूँगा। आप लोगों का एक सब्जेक्ट है पोल साइंस अंडरस्टैंडिंग ग्लोबलाइजेशन, उसकी वीडियोस जो है मैंने ऑलरेडी बना दी है, कंप्लीटली पढ़ा चुका हूँ। उन सारी वीडियोस का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके नोट्स वगैरह भी बना रखे हैं, उसके नोट्स का भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ भाई इस सब्जेक्ट के भी कंप्लीट नोट्स जो है वो रेडी हो चुके हैं, उनका भी लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने के लिए मिल जाएगा। तो आप भाई वहां से डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से नोट्स जो है ले सकते हैं। तो भाई हमारे चैप्टर का नाम है दक्षिण अफ्रीका, यानी कि इस पूरे चैप्टर में हम दक्षिण अफ्रीका के बारे में पढ़ने वाले हैं। साथ ही साथ जो दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद वगैरह हुआ था वो सब पढ़ेंगे। टेंशन मत लो, अगर आपको इस चीज के रिगार्डिंग अगर कुछ भी नहीं पता, जीरो आप इस टॉपिक पे, तो टेंशन मत लो, मैं बिल्कुल जीरो से ही आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ। सबसे पहले देख लीजिए भाई आपके स्क्रीन पे वर्ल्ड मैप आ रहा होगा। वर्ल्ड मैप में सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि दक्षिण अफ्रीका है कहाँ पे। तो दक्षिण अफ्रीका भाई आप लोगों का अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है, यानी कि ये अफ्रीका महाद्वीप है, इसमें बहुत सारे देश है। आप सबसे नीचे आ जाओगे तो ये जो छोटा सा पार्ट दिख रहा है ना, ये जो एक देश दिख रहा है सेपरेटली, तो ये जो देश है इसे हम बोलते हैं दक्षिण अफ्रीका। तो इसी देश में भाई काले और गोरे लोगों के बीच में जो है भेदभाव वगैरह किया जाता था, तो वही सारी चीजें जो है आज के टाइम पे हम पढ़ने वाले हैं। अब भाई मैं आप लोगों को दक्षिण अफ्रीका का मैप भी दिखा देता हूँ। जैसे कि आपने भारत वगैरह के मैप देखेंगे तो ये है भाई आप लोगों का दक्षिण अफ्रीका का मैप। आप देख सकते हो ये सबसे नीचे वाला जो है हिस्सा ये पूरा दक्षिण अफ्रीका है, ठीक है। और जो बीच में ये जो हिस्से आ रहे हैं ये कोई और देश के पार्ट है, दक्षिण अफ्रीका के नहीं है। अब चलो भाई स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। आप लोगों को भाई मैप में पोजीशंस वगैरह जो है सब कुछ समझ में आ गई होंगी, दक्षिण अफ्रीका के बारे में चीजें समझ में आई चुकी होंगी। अब भाई दक्षिण अफ्रीका के इतिहास के बारे में पहले जान लेते हैं। जब तक हमें इतिहास नहीं पता होगा तब तक भाई हम आगे की बातें भी समझ नहीं पाएंगे। तो पहले इतिहास से स्टार्ट करते हैं दक्षिण अफ्रीका की। तो हुआ क्या भाई, जो दक्षिण अफ्रीका है ना, दक्षिण अफ्रीका में एक जगह है, जगह का नाम है भाई कैप ऑफ वुड होप। आप दक्षिण अफ्रीका के मैप में देखोगे ये है आप लोगों की कैप ऑफ वुड नाम की जगह दक्षिण अफ्रीका में। यहाँ पे क्या था भाई, सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका के जो मूल निवासी थे, जो शुरू से ही भाई दक्षिण अफ्रीका में रहते हैं, तो वो लोग यहाँ पे रहते थे और यहाँ पे कृषि वगैरह जो है करते थे। लेकिन भाई क्या हुआ, 1652 में एक यहाँ पे यूरोपीय कंपनी आ गई। यूरोपीय कंपनी का नाम क्या था भाई, डच ईस्ट इंडिया कंपनी। जैसे भारत में भाई यूरोप की कंपनी आई थी ना, ईस्ट इंडिया कंपनी, इसी तरीके से भाई यहाँ पे भी 1652 में एक कंपनी आ गई यूरोप की, उसका नाम था डच ईस्ट इंडिया कंपनी। कंपनी के साथ साथ भाई यहाँ पे और भी जो है यूरोपीय लोग जो है आके बसने लगे, डच लोग जो है आके बसने लगे। और जैसे जैसे भाई यूरोप के लोग यहाँ पे आके बसने लगे कंपनी के साथ साथ, तो जो डच लोग आए थे यहाँ पे यूरोप में,
उन्होंने भाई जो यहाँ के पुराने लोग रहते थे ना, जो पुराने पुराने समय से ही जो लोग यहाँ पे रहते थे, मूल निवासी जिसे हम बोलेंगे, तो उन्हें यहाँ से भगा के यहाँ पे भगा दिया भाई, उत्तर पूर्व वाले हिस्से में भगा दिया उन्हें, और खुद इस जगह पे जो है रहने लग गए और यहाँ पे खेती बाड़ी करने लग गए। लेकिन भाई ये जो जगह थी ना, ये दक्षिण अफ्रीका में ये वाली जो जगह थी, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण थी। क्यों महत्वपूर्ण थी भाई? ये अंतरराष्ट्रीय व्यापार की दृष्टि से भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण थी, क्योंकि यहाँ से भाई जहाज वगैरह आते जाते थे, और वो जहाजों के द्वारा आप लोगों को पता आज भी बहुत ज्यादा व्यापार होता है। तो इस वजह से भाई यहाँ पे क्या है, ये बहुत जगह महत्वपूर्ण थी। इस जगह को आप वर्ल्ड मैप में देखोगे तब आप लोगों को समझ में आएगा कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण थी। देखो भाई वर्ल्ड मैप में ये रही यहाँ पे जगह। तो इस जगह से क्या होता था भाई, ये व्यापार वगैरह हो सकता था, यहाँ से भी सारा व्यापार कर सकते थे, यहाँ पे भी कर सकते थे, हर जगह जो है यहाँ से व्यापार किया जा सकता था। इस वजह से जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जगह थी भाई ये। तो अब हुआ क्या भाई, 1775 में जाके, कब 1775 में जाके जो ब्रिटिश थे उन्होंने भाई इस क्षेत्र पे कब्जा कर लिया। तो देखो भाई हुआ क्या, सबसे पहले तो यहाँ पे जो यहाँ के पुराने सबसे पुराने लोग रहते थे वो रहते थे यहाँ पे, जिन्हें हम दक्षिण अफ्रीका के मूल निवासी बोलेंगे, ठीक है ना। मूल निवासी का मतलब यहाँ के ओरिजिनल जो लोग हैं वो रहा करते थे सबसे पहले यहाँ पे, और यहाँ पे रह के खेती बाड़ी करते थे। फिर भाई यूरोप के डच लोग जो हैं वो आके रहने लग गए यहाँ पे धीरे धीरे। जब यहाँ पे भाई डच ईस्ट इंडिया कंपनी आई ना, तो यहाँ पे धीरे धीरे वो सारे लोग आके रहने लग गए, और यहाँ के जो मूल निवासी लोग थे वो सारे इन एरिया में चले गए, यानी कि इस वाले इलाके में आके रहने लग गए धीरे धीरे। अब 1795 में क्या हुआ, ब्रिटेन ने भाई इस क्षेत्र पे कब्जा कर लिया। यानी कि पहले तो डच लोगों ने कब्जा कर रखा था, लेकिन अब ब्रिटेन लोग जो है आ गए यहाँ पे, ब्रिटेन की सरकार ने यहाँ पे कब्जा कर लिया। जैसे भारत पे ब्रिटेन ने कब्जा करा था, सेम उसी टाइप से अब यहाँ पे ब्रिटेन ने कब्जा कर लिया, क्योंकि भाई ये अंतरराष्ट्रीय व्यापार की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण जगह थी। तो अब जो यहाँ पे डच लोग रहा करते थे, तो वो सब भी क्या हुए, ये उत्तर पूर्व की ओर जाने लग गए। डच लोग भी इस इलाकों में आ गए, और इन इलाकों में आने के बाद भाई डच लोगों ने 1838 से लेकर भाई इन्होंने 1848 तक, यानी कि 10 साल के अंदर भाई इन्होंने जो है इन इलाकों में 3 बस्तियां बसा ली। 3 बस्तियां कौन कौन सी भाई? पहली तो ये ट्रांसवाल, ठीक है ना, दूसरी ये ऑरेंज फ्री स्टेट, और तीसरी ये नटाल। यानी कि ये बस्तियों के नाम है भाई, ऑरेंज फ्री स्टेट, ट्रांसवाल और नटाल। तो अब भाई क्या हुआ, इन इलाकों में कौन कौन से लोग रहने लग गए? डच लोग रहने लग गए, और जो दक्षिण अफ्रीका के मूल निवासी थे वो लोग भी रहने लग गए, और इस इलाके में ब्रिटेन के लोग आ गए। अब सारे ब्रिटेन के लोग रहने लग गए। अब ये जो डच लोग यहाँ पे रहा करते थे भाई, इन्हें बोअर भी बोला जाता था, ठीक है ना। बोअर मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, इन्हें बोअर भी बोला जाता था, या आप डच लोग बोल लो या बोअर लोग बोल लो, बात एक ही है। तो अब भाई 19वीं शताब्दी में जाके ब्रिटेन की सरकार को खबर मिली। खबर क्या मिली कि जहां पे ये बोअर लोग रहते हैं ना, वहां पे भाई सोने और बहुत ज्यादा हीरे पाए जाते हैं। यानी कि इस वाले एरिया में अब ब्रिटेन की सरकार को पता लगा, ब्रिटेन की सरकार यहाँ थी भाई, तो ब्रिटेन की सरकार की ब्रिटेन के लोगों को ये पता लगा कि इस वाले एरिया में जहाँ पे ये डच लोग रहते हैं, बोअर लोग रहते हैं, यहाँ पे भाई बहुत ज्यादा जो है हीरे और सोने वगैरह पाए जाते हैं। तो इसी वजह से भाई ब्रिटेन सरकार ने क्या करा, इन लोगों को यहाँ से हटाने के लिए यहाँ इन इलाकों में युद्ध वगैरह छेड़ दिया, जिसे हम भाई बोअर युद्ध बोलते हैं। और ये युद्ध जो है कब से कब तक चला भाई, ये तुम्हारा 1899 से 1902 तक चला, बोअर युद्ध, जिसका भाई दूसरा नाम है एंग्लो वॉर युद्ध। आप एंग्लो वॉर युद्ध बोल लो या बोअर युद्ध बोल लो, तो ये युद्ध चला भाई। अब भाई ये जो युद्ध हुआ था, इसमें भाई ऑब्वियस सी बात है ब्रिटिश जो सरकार थी वही जीतनी थी, क्योंकि ब्रिटिश के पास भाई पावर बहुत थी उस टाइम पे। उन्होंने बहुत सारे देशों को जो है गुलाम बना रखा था उस टाइम पे। तो यहाँ पे भी जो है ब्रिटिश सरकार जीत गई भाई। अब ब्रिटिश सरकार ने क्या करा, धीरे धीरे उन जहां पे जो बोअर लोग थे वहां पे भी अपना कब्जा जमा लिया पूरा, और उन एरियाओं पे भाई बोअर जो लोग थे उनका प्रभुत्व कम होता चला गया, यानी कि उनकी पावर उन क्षेत्रों पे कम होती चली गई। अब भाई क्या करा ब्रिटेन सरकार ने, देखो भाई युद्ध वगैरह लड़के ये पूरा सारा एरिया तो कब्जे में ले लिया। पहले क्या था, सिर्फ इतना ही था, ठीक है। अब युद्ध वगैरह लड़के ये वाला एरिया भी, यानी कि पूरी दक्षिण एरिया वाला जो एरिया है ये पूरा ही कब्जे में ले लिया ब्रिटेन सरकार ने। और अब इन पूरे इलाकों में जो है 3 टाइप के लोग रहने लग गए। 3 टाइप के कौन कौन से? पहले तो भाई ब्रिटेन वासी थे यहाँ पे, और डच लोग जिन्हें हम बोअर लोग भी बोलते हैं, और साथ ही साथ दक्षिण अफ्रीका के एक मूल निवासी लोग भी थे जो सबसे पुराने यहाँ पे रहते थे, जिनका ये ओरिजिनल देश जिन्हें हम कह सकते हैं। तो ये 3 टाइप के लोग जो है यहाँ पे रहा करते थे। अब हुआ क्या भाई, 1910 में आकर ब्रिटेन की सरकार ने ये जो आप लोगों को 4 इलाके दिख रहे हैं ना, एक आप लोगों को कैप ऑफ गुड होप, दूसरा है भाई आप लोगों का ट्रांसवाल,
तीसरा है भाई आप लोगों का ऑरेंज फ्री स्टेट और चौथा है भाई आप लोगों का नटाल। तो 1910 में भाई ब्रिटेनी सरकार ने क्या करा, एक कानून बना दिया जिसे आप अफ्रीका अधिनियम 2010 भी बोल सकते हो। तो इस कानून के तहत भाई क्या किया ब्रिटेन सरकार ने कि ये जो चारों इलाके थे ना, इन सबको एक करके एक देश बना दिया, यानी कि एक देश घोषित कर दिया। अभी तक ये देश नहीं था, अभी जस्ट अलग अलग इलाके थे, ये कोई भी देश वगैरह नहीं था, जस्ट छोटे छोटे इलाके मान सकते हो, छोटे छोटे इलाके थे। लेकिन 2010 में जाके ब्रिटेन ने क्या करा, इन चारों को एक साथ जोड़ के एक देश जो है वो बना दिया, और देश का नाम क्या रख दिया, दक्षिण अफ्रीका। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा भाई दक्षिण अफ्रीका का पूरा इतिहास कि कैसे कैसे जो है यहाँ पे सबसे पहले भाई मूल निवासी रहा करते थे, और मूल निवासी से भाई फिर डच लोग आए, डच लोग से फिर ब्रिटेन के लोग आने लग गए, और फिर जाके भाई ब्रिटेन की सरकार ने एक कानून बनाया जिसके तहत क्या हुआ, दक्षिण अफ्रीका देश जो है वो बना दिया गया। और जब से ये भाई दक्षिण अफ्रीका देश बनाया, जब से ये अधिनियम बनाया, कानून बनाया 2010 में, तभी से जो है रंग भेद की जो है शुरुआत हो गई थी दक्षिण अफ्रीका में। यानी कि पहले भी होता होगा, 1910 से भी पहले रंग भेद थोड़ा बहुत होता था, पर छोटे लेवल पे होता था, लेकिन अब ज्यादा होने लगा 2010 के बाद से। अब वो कैसे, क्योंकि भाई 1917 में जाके एक और कानून बना दिया गया, कानून को आप बोल सकते हो भूमि अधिनियम 1917। तो ये एक कानून बनाया गया भाई 1917 में जाके, कठोर भूमि अधिनियम। और इन कानूनों के तहत भाई जितनी भी दक्षिण अफ्रीका में जमीन थी वो सारी जो है वो सब ब्रिटेन सरकार के हाथों में आ गई, और जो दक्षिण अफ्रीका में काले लोग रहा करते थे, इन कानून के तहत उनसे वोट देने का अधिकार भी छीन लिया गया। यानी कि अब जो वोट वगैरह होंगे दक्षिण अफ्रीका में, उनमें काले लोग जो है वोट वगैरह नहीं दे सकते, और खेती पे भी उनका कोई जो है जोर नहीं है, यानी कि खेती बाड़ी भी नहीं कर सकते, और उनकी भी कोई जमीन नहीं है। अब ऐसे में खुद सोचो भाई, जब इन लोगों के साथ, काले लोगों के साथ भेदभाव हो रहा था इतना ज्यादा, इन्हें वोट देने तक का अधिकार नहीं दिया गया, इनकी जमीनें छीन ली गई, ये कुछ कर नहीं सकते भाई, ब्रिटेन की सरकार से पूछे बिना पूरी तरीके से इनके देश में ही पराया बना दिया गया। तो ऐसे में क्या ये लोग चुप बैठते? नहीं भाई। तो इन लोगों ने भाई क्या करा, ये जो रंग भेद के आधार पे भाई ये भेदभाव कर रहे थे, इसके खिलाफ भाई एक आंदोलन की शुरुआत कर दी, जिसे आप कहते हो रंग भेद आंदोलन। अब इस आंदोलन की जो समर्थन करा, यानी कि इस आंदोलन का जिसने साथ दिया, वो भाई ब्रिटेन के एक वकील थे। इन वकील का नाम आप देख सकते हो यहाँ पे, पिक्सली का इसाका सेमे। तो ये नाम थोड़ा अजीब है भाई, ब्रिटेन के एक वकील का नाम है ये, तो आप इसे शॉर्ट में सेमे भी बोल सकते हो। तो इन्होंने भाई ये जो रंग भेद आंदोलन छेड़ देता है, इसका बहुत ज्यादा सपोर्ट करा, और इसमें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका भी इन्होंने निभाई थी। अब जब भाई आंदोलन शुरू हो गया, ये रंग भेद के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया गया, तो फिर जाके भाई 8 जनवरी 1912 को अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस की भी स्थापना कर दी गई। यानी कि अफ्रीका के जो लोग थे, मूल निवासी थे, जो काले लोग थे, उन्होंने भाई क्या करा, अपनी एक राजनीतिक पार्टी बना ली, ताकि भाई उनके देश को आजादी मिल सके, रंग भेद वगैरह जो है ये सब चीजें खत्म हो सके। उस पार्टी का नाम क्या था भाई, अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस। जैसे भाई भारत में एक कांग्रेस पार्टी हुआ करते थे, उसका काम क्या था भाई, आजादी वगैरह दिलाना, इसी तरीके से इन्होंने भी एक कांग्रेस पार्टी बना ली। कब बनाई थी भाई, 8 जनवरी 1912 में। शॉर्ट में भाई इसे हम बोलेंगे ANC, ठीक है ना, इस पार्टी को शॉर्ट में हम ANC बोलेंगे। अब इस ANC पार्टी ने क्या करा, ब्रिटेन की सरकार भाई यहाँ पे क्या करना चाहती थी, संविधान बनाना चाहती थी ये दक्षिण अफ्रीका के लिए। तो इन ANC पार्टी ने क्या करा, इस संविधान बनाने का विरोध बहुत ज्यादा करा। क्यों? क्योंकि इस संविधान में क्या था, सिर्फ गोरे लोगों की भलाई के बारे में ही सारी बातें थी, और जो दक्षिण अफ्रीका के मूल निवासी थे, काले लोग थे, उनके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा गया था, बल्कि उनके साथ बहुत ज्यादा भेदभाव किया जा रहा था इस संविधान के भी थ्रू। तो इस वजह से इस पार्टी ने संविधान का भी बहुत ज्यादा विरोध किया, संविधान बनाने का बहुत ज्यादा विरोध किया। अब धीरे धीरे भाई एक पार्टी तो इन लोगों ने बना ली और आंदोलन छेड़ दिया था, रंगभेद आंदोलन। तो धीरे धीरे करके भाई इसमें बहुत सारे लोग जो है जुड़ते चले गए, और आंदोलन जो है ये धीरे धीरे बड़ा होता चला गया। जो मजदूर लोग थे, जो भाई श्रमिक लोग थे, वो भी इसमें जुड़ते चले गए। जो गरीब लोग थे, जो भी काले लोग थे, वो सारे इसमें जुड़ते चलेगा, और आंदोलन जो है धीरे धीरे करके बहुत ज्यादा बड़ा हो गया। लेकिन भाई 1934 में जाके क्या हुआ, दक्षिण अफ्रीका जो है वो एक संप्रभु स्वतंत्र राष्ट्र बन गया। यानी कि ब्रिटेन ने भाई क्या करा, इसे आजाद कर दिया। ब्रिटेन की सरकार जो है यहां से चले गई, लेकिन भाई ब्रिटेन के लोग यहां से नहीं गए,
और जो अभी डच लोग जो आए थे वो भी यहाँ से नहीं गए, लेकिन ब्रिटेन की सरकार चली गई, क्योंकि क्या है अब धीरे धीरे ब्रिटेन जो है कमजोर होता जा रहा था। और आप लोगों को पता होगा इससे कुछ टाइम बाद ही भाई, कुछ सालों बाद ही भारत को भी आजाद कर देता ब्रिटेन ने 1947 में, और हमसे कुछ साल पहले भाई दक्षिण अफ्रीका को आजाद कर देता 1934 में। वो इस वजह से ही क्योंकि भाई ब्रिटेन जो है वो कमजोर होता जा रहा था द्वितीय विश्व युद्ध की वजह से भी, और भाई पूरे विश्व की तरफ से भी प्रेशर बना था। तो इस वजह से ब्रिटेन ने बहुत सारे देशों को, जितनों को भी कब्जा कर रखा था, उन सबको आजाद करना पड़ा था। तो अब ऐसे में जाके भाई 1934 में दक्षिण अफ्रीका तो आजाद हो गया और ब्रिटेन की सरकार यहां से चली गई। लेकिन अब जो ये दक्षिण अफ्रीका में ब्रिटेन के लोग आके यहाँ पे इतने सालों से रह रहे हैं, ये थोड़ी जाएंगे भाई, ये यहीं पे बसे रहे। साथ ही साथ जो डच लोग रहते थे वो भी बसे रहे, और ऊपर से जो भाई यहाँ के मूल निवासी थे तो वो भी बसे रहे। अब यहाँ पे 3 टाइप के लोग हो गए। उन 3 टाइप में भाई ये जो 2 कैटेगरी के थे, डच लोग और ब्रिटेन के लोग, ये थे तो दोनों भाई यूरोपियन ही लोग और गोरे लोग थे भाई ये। लेकिन जो अफ्रीका के मूल निवासी थे ये यहाँ पे काले लोग थे। तो इनके बीच में भाई रंग भेद का जो है वो सीन चलता रहा आगे भी। अब जब भाई आजाद हो गया देश इनका 1934 में जाके, तो यहाँ पे भाई 1948 में चुनाव वगैरह कराए गए भाई, क्योंकि सरकार वगैरह तो बनानी है। तो सरकार वगैरह बनाने के लिए भाई चुनाव वगैरह हुए, और चुनाव में भाई कौन जीता? नेशनल पार्टी जीती। और नेशनल पार्टी भाई किसकी थी? ये गोरे लोगों की पार्टी थी। और मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि काले लोगों को तो भाई वोट डालने तक का अधिकार जो है उनसे छीन लिया गया था। एक कानून ऐसा जो है बना दिया था, और वो कानून कब बनाया गया था भाई? 1917 में बनाया था। तो अब जब काले लोगों को वोट डालने का अधिकार ही नहीं है, तो गोरे लोगों की जो है यहाँ पे सरकार चलती रही। अब भाई ये जो नेशनल पार्टी जीत गई, गोरे लोगों की पार्टी जीत गई, तो इसने भाई रंग भेद के हिसाब से जो भेदभाव था इस चीज को और ज्यादा बढ़ा दिया। अभी तक तो ब्रिटेन सरकार करती आ रही थी, लेकिन अब ये जो नेशनल पार्टी थी इसने और भी ज्यादा इस चीज को बढ़ा दिया, भेदभाव को। वो कैसे भाई? क्योंकि अब क्या है, इस पार्टी की सरकार बन गई, तो इसने क्या है बहुत सारे कानून बना दिए गोरे लोगों के लिए, और काले लोगों को भाई इस कानून में कोई भी महत्व नहीं दिया गया। वो कानून आप देख सकते हो, यहाँ पे लिस्ट आप देख सकते हो। एक कानून ये रहा, एक एरा, एक एरा, एक एरा, एक एरा, एक एरा, मतलब बहुत सारे जो है कानून बना गए। कुछ कानून तो मैंने यहाँ पे नहीं भी लिखे। तो इन कानून से क्या हो गया, भेदभाव और भी ज्यादा बढ़ता चला गया। इन कानून को आपको याद रखना है तो रखिए, अदरवाइज कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इन कानूनों के खिलाफ, इन नियमों के खिलाफ भाई काले लोग चुप थोड़ी बैठते। काले लोगों ने भाई 1952 में जाके एक आंदोलन चलाया जिसे हम कहते हैं अवज्ञा आंदोलन। ये भारत का अवज्ञा आंदोलन नहीं है, सविनय अवज्ञा आंदोलन नहीं है भारत वाला, ये दक्षिण अफ्रीका में जो चलाया गया था वो आंदोलन है। और इस आंदोलन में भाई जो काले लोग थे और जो आश्वेत लोग थे, आश्वेत का मतलब भी काले ही है, और साथ ही साथ भाई जो भारतीय मूल के लोग थे, यानी कि कुछ भारत वगैरह के भी लोग यहाँ पे बस गए थे, यहाँ पे आके बस रहे थे, और कुछ भारत के लोगों ने भी इस आंदोलन का जो है सपोर्ट करा रंग भेद की नीति को देखते हुए। जैसे कि भाई आपने महात्मा गांधी का नाम सुना होगा, उन्होंने बहुत ज्यादा सपोर्ट करा था इन आंदोलन को, और रंग भेद के खिलाफ जाके जो है दक्षिण अफ्रीका में लड़ाई भी करी थी। तो इसी वजह से भाई भारतीय लोगों ने भी जो है सपोर्ट करा था दक्षिण अफ्रीका में इन आंदोलनों का। फिर क्या हुआ भाई, फिर जो राष्ट्रीय कार्य परिषद था, यानी कि भाई एक ये संगठन था, एक राजनीतिक पार्टी थी, और ये पार्टी जो थी ये भाई बहुनस्लीय संगठन थी। मतलब कि भाई ये काले लोगों को भी सपोर्ट करती थी, गोरे लोगों को भी, भारतीय मूल के भी, मतलब और भी जो नस्ल के लोग थे उन सबको जो सपोर्ट करती थी ये पार्टी। तो इस पार्टी ने भाई क्या करा, 26 जून 1955 को एक बैठक बुलाई भाई सभी जातियों के लोगों के लिए। जो दक्षिण अफ्रीका में अलग अलग जाति के लोग रह रहे थे ना, बहुत सारी जाति के लोग रह रहे थे, तो उन सभी जातियों के लोगों के लिए जो है इसने एक बैठक रखी। बैठक को आप बोल सकते हो जन कांग्रेस, ये बैठक का नाम है भाई, ठीक है। तो इस बैठक में क्या हुआ भाई, हजारों लोगों ने जो है भाग लिया, क्योंकि भाई अलग अलग जाति के लोग आए, सब अपनी अपनी प्रॉब्लम बताने आए कि किस किस तरीके से भाई हमारे साथ जो है भेदभाव हो रहा। तो इसमें बहुत सारे जो लोगों ने जो है भाग लिया, और इसी बैठक में क्या हुआ भाई, एक दस्तावेज रेडी किया गया, यानी कि एक पत्र आप बोल सकते हो, जिसमें जो है क्या है, इन सारे लोगों की जो प्रॉब्लम लिखी थी, भेदभाव वगैरह जो है ये सब लिखा था, और इनका सॉल्यूशन वगैरह कैसे किया जा सकता है, ये सारी बातें इसमें जो है इंक्लूड की गई थी इस बैठक के टाइम पे, इस दस्तावेज के अंदर। तो इस दस्तावेज को हम क्या कहते हैं, फ्रीडम चार्टर, या आप स्वतंत्रता चार्टर भी बोल सकते हो। फ्रीडम मतलब इंग्लिश में फ्रीडम बोल दिया गया, ठीक है ना, हिंदी में इसका मतलब यही होता है स्वतंत्रता। तो ज्यादा कंफ्यूज होने की कोई भी जरूरत नहीं है।
अब भाई इस पत्र में क्या क्या लिखा था ये सब मैंने यहाँ पे ब्लू कलर से लिख रखा है, तो आप इसे खुद से पढ़ लीजिएगा, मैं नहीं बताऊंगा। इस दस्तावेज में मैं यही बता दूं सारी प्रॉब्लम्स वगैरह लिखी थी, ठीक है ना, और इन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन क्या था, ये जो भेदभाव वगैरह हो रहे थे इनका सोल्यूशन क्या था, ये सारी चीजें जो है लिखी हुई थी इसमें। बाकी आप लोगों को खुद से जानना है तो आप ये थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं, मैंने थोड़ा बहुत इसके लिए जो है नॉलेज दे दी। आगे क्या हुआ भाई, आगे मई 1957 में जो अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस थी ना, जो कांग्रेस पार्टी थी अफ्रीका की, उसके जो भाई राष्ट्रपति जनरल थे यानी कि मेन मुखिया बोल सकते हो उस पार्टी के, तो उन्होंने भाई एक बयान दिया, एक भाषण दिया। उस बयान में उन्होंने ये बोला कि हर वर्ग के लोगों को इकट्ठा होकर भाई एक जो है राष्ट्रीय सम्मेलन करना चाहिए, यानी कि हर जाति के हर वर्ग के लोगों को जो है एक साथ इकट्ठा होकर एक साथ आंदोलन करना चाहिए, ऐसा बोला उस कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रपति जनरल ने। फिर आगे चलकर भाई दिसंबर 1960 में अफ्रीकी नेताओं ने मिलकर भाई एक सम्मेलन करा, जिसमें भाई 40 श्वेत अफ्रीकी नेताएं भी थे, यानी कि ये काले नेता थे, यानी कि काले लोगों को सपोर्ट करते थे, और ये गोरे लोगों को सपोर्ट करते थे। तो इन सारे लोगों ने मिलकर जो है एक बैठक करी, और इस बैठक में भाई एक संविधान बनाने का जो है सुझाव वगैरह रखा गया, लेकिन ये सुझाव जो है इसको खारिज कर दिया गया, इसे मना कर दिया गया। फिर आगे चलकर भाई एक और सम्मेलन हुआ। वो सम्मेलन कब हुआ, 25 मार्च 1961 को हुआ, और ये जो सम्मेलन था भाई ये ऑनलाइन हुआ था, और इस सम्मेलन में भी भाई एक लोकतांत्रिक सरकार लाने की जो है प्रस्ताव रखा गया था। कहने का मतलब ये था कि अब काले लोग जो हैं सम्मेलन वगैरह के थ्रू ये डिमांड कर रहे थे कि भाई एक लोकतंत्र सरकार लाओ, दोबारा से एक संविधान बनाओ जिसमें भाई हम काले लोगों को भी जो है समान अधिकार दिए जाएं, जिस तरीके से भाई गोरे लोगों को अधिकार है सेम उसी टाइप से सारे समान अधिकार जो है हमें भी मिलने चाहिए। तो इस सम्मेलन में भाई क्या हुआ था, कम से कम 1400 प्रतिनिधियों ने जो है भाग लिया था, यानी कि 1400 नेता जो थे वो इस सम्मेलन में जुड़े थे ऑनलाइन, जो अलग अलग तबके थे, अलग अलग मतलब धर्म से थे, अलग अलग समाज से थे, अलग अलग संस्कृति से थे, और अलग अलग राजनीतिक पार्टियों से थे। तो यानी कि बहुत बड़ी बैठक जो है की गई थी, बहुत बड़ा सम्मेलन किया गया था ये, लेकिन भाई ये भी सफल नहीं हुआ। फिर जाके भाई नेल्सन मंडेला नाम के जो है एक महापुरुष आए, इन्होंने क्या करा भाई, एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया, यानी कि अब पूरे देश के लेवल पे एक सम्मेलन करा इन्होंने। और ये सम्मेलन इसलिए बनाया ताकि भाई क्या हो सके, ये संविधान वगैरह जो है दोबारा से बनाया जा सके, जो संविधान था उसका निर्माण दोबारा से किया जा सके, उसका सुझाव वगैरह किया जा सके, लोकतांत्रिक होगा भाई ये संविधान जो ये लोग दोबारा से बनाएंगे, साथ ही साथ गैर नस्ली समाज की स्थापना करेगा। यानी कि जो संविधान बनाने की डिमांड कर रहे थे इसमें कोई भी भेदभाव वगैरह नहीं होगा, और इसमें किसी के साथ भी रंग भेद वगैरह जो है नहीं किया जाएगा। और जब ये सम्मेलन हुआ भाई, इस सम्मेलन में सब कुछ डिसाइड हो गया कि कैसे कैसे संविधान वगैरह सब कुछ बनना चाहिए। तो इस सम्मेलन में एक और प्रस्ताव रखा गया, एक और चीज डिसाइड की गई कि जो नेल्सन मंडेला है ना भाई, इनको प्रधानमंत्री बनना चाहिए, यानी कि दक्षिण अफ्रीका का प्रधानमंत्री किसे बनना चाहिए, नेल्सन मंडेला को बनना चाहिए। लेकिन उस टाइम पे कौन थे भाई, हेड्रिक बेरबोर्ड, ठीक है ना, नाम याद रखना इनका अगर रखना हो तो, अदरवाइज नेल्सन मंडेला का तो आप रख ही सकते हैं। तो इस सम्मेलन में भाई ये भी कहा कि इन प्रधानमंत्री की जगह नेल्सन मंडेला को जो है प्रधानमंत्री होना चाहिए। तो जब भाई ये पूरा फिनिश हो गया सम्मेलन, और इस सम्मेलन में जो दस्तावेज वगैरह सब क्रिएट किए गए, सारी बातें वगैरह सब कुछ, पूरा प्रस्ताव पत्र वगैरह जो है सब कुछ रेडी कर लिया गया, तो इस प्रस्ताव पत्र को जो है प्रधानमंत्री को भेज दिया गया। अब ये जो प्रस्ताव पत्र रेडी हुआ था इसमें भाई यही बता रखा था कि ये जो दक्षिण अफ्रीका के लोग इतना ज्यादा बड़ा आंदोलन कर रहे हैं भाई सरकार के खिलाफ, पूरे देश में जो आंदोलन वगैरह चल रहे हैं, पूरे देश में जो अशांति बनी हुई है, अराजकता फैली हुई है, ये सब चीजें जो है सुलझ सकती हैं बहुत इजीली अगर हम दोबारा से भाई एक संविधान का जो है निर्माण करें, और वो संविधान कैसा होना चाहिए, लोकतांत्रिक होना चाहिए, गैर नस्ली होना चाहिए। तो यही सारी बातें जो है उस संविधान पत्र में लिखी हुई थी जो प्रधानमंत्री को भेजा गया था। लेकिन भाई ये जो दक्षिण अफ्रीका में जो सरकार थी, ये जो प्रधानमंत्री था पहले से, इसने क्या करा भाई, जो गोरे लोग थे उनसे जनमत संग्रह कराया, यानी कि उनकी वोटिंग वगैरह कराई गोरे लोगों की, और फिर जाके भाई एक जो है संविधान बना दिया, गणतंत्र जो है बना दिया दक्षिण अफ्रीका को, यानी कि दक्षिण अफ्रीका का संविधान बना दिया इन्होंने। अभी तक क्या था, ऑफिशियली संविधान नहीं था भाई, वो ब्रिटेन जो कायदे कानून बना के गए थे अभी तक वही चलता आ रहा था। लेकिन क्या है, अब दक्षिण अफ्रीका की जो सरकार थी उसने ऑफिशियली संविधान जो है वो बना दिया, और जब ये संविधान बन के निकल के आया भाई, तब से क्या है भाई, क्या हुआ,
बहुत ज्यादा जो दंगे थे वो और ज्यादा फैल गए पूरे दक्षिण अफ्रीका में। पूरे दक्षिण अफ्रीका में गृह युद्ध होने लगा। गृह युद्ध का मतलब देश के अंदर पूरा युद्ध वगैरह की स्थिति हो जाना, पूरा युद्ध वगैरह हो जाना। और ये गृह युद्ध जो है कम से कम भाई 30 सालों तक चलता रहा। अब इस गृह युद्ध के दौरान ही भाई जो नेशनल कांग्रेस पार्टी थी भाई अफ्रीका में, उसने भाई चेतावनी वगैरह भी दी थी। उसने बताया था कि भाई ऐसा वगैरह मत करो, ये संविधान जो बनाया तुमने ये सब चीजें मत करो। तो सरकार ने इस सब को भी जो है ध्यान नहीं दिया, उल्टा क्या करा, जो भी उस टाइम पे पार्टी सरकार का विरोध कर रही थी, जैसे कि भाई नेशनल कांग्रेस पार्टी थी और भी जो पार्टियां थी, उन सब पे बैन लगा दिया, प्रतिबंध लगा दिया। अब जब भाई ये संविधान बना दिया इन्होंने और बैन वगैरह लगा दिया सारी पार्टी पे, तो ये जो आंदोलन वगैरह अभी तक छिड़ रहा था, ये एकदम से भाई क्या हो गया, खूंखार हो गया आंदोलन एकदम से। अभी तक शांतिपूर्वक आंदोलन चल रहा था, फिर जाके बहुत ज्यादा खूंखार हो गया था, तभी जाके पूरा देश में जो है गृह युद्ध की स्थिति बन गई थी। अब जब भाई गृह युद्ध वगैरह होने लगा तो सारे जो नेता वगैरह विरोध कर रहे थे उन सबको जेल में डाल दिया गया, जेल भेज दिया गया। इस चीज से भाई आंदोलन जो है वो और ज्यादा उग्रवादी होता चला गया, और ज्यादा भड़कता चला गया, और भी बड़े लेवल पे जो है युद्ध की स्थिति बनती चली गई पूरे देश में। अब धीरे धीरे भाई जो सरकार थी नेशनल पार्टी की, जो प्रधानमंत्री था, उसको ये समझ में आने लगा कि भाई ये जो काले लोग हैं, अश्वेत लोग हैं, इन्हें दबाया नहीं जा सकता। इसलिए भाई प्रधानमंत्री ने क्या करा, ये गृह युद्ध को रोकने के लिए, जो संकट था देश में, इस चीज को रोकने के लिए नेल्सन मंडेला के साथ बातचीत करना शुरू की। फिर जाके भाई नेल्सन मंडेला को 1990 में जेल से रिहा किया गया, यानी कि जेल से भाई छोड़ा गया इन्हें, क्योंकि मैंने बताया था बीच में सभी नेताओं को जो है जेल वगैरह में डाल दिया गया था। तो 1990 में जाके भाई जेल से इन्हें रिहा करा गया, इनसे बातचीत वगैरह की गई, और फिर जाके जो है स्वतंत्र रूप से चुनाव हुए, यानी कि दोबारा से चुनाव हुए। और उस चुनाव में कौन है, नेल्सन मंडेला जो है वो जीत गए, और नेल्सन मंडेला को राष्ट्रपति बना दिया गया। और फिर जाके भाई जो नेशनल पार्टी ने जितने भी कायदे कानून बनाए थे, जिससे भेदभाव वगैरह इतना हो रहा था काले गोरों के बीच में, उस सबको जाके भाई 1994 में समाप्त कर दिया गया। तो हम देखें तो कह सकते हैं 1994 में जाके जो है असली भेदभाव जो है वो खत्म हुआ है दक्षिण अफ्रीका में। तो बस भाई यही सारी स्टोरी थी, यही सारे स्टेप्स थे, आप लोगों को यही याद रखना है। मैं जस्ट आप लोगों को इतना बता दूं मोटे मोटे तौर पर, बस स्टोरी याद रखना है। स्टोरी क्या थी भाई, कि सबसे पहले भाई दक्षिण अफ्रीका जो था, दक्षिण अफ्रीका में जो कैप ऑफ वुड होप नाम की जगह थी, यहाँ पे भाई दक्षिण अफ्रीका के मूल निवासी रह के खेती वगैरह करते थे। फिर भाई यूरोप के डच लोग आए, यूरोप की कंपनी वगैरह आई, और उस कंपनी ने क्या करा भाई, वो सारे जो है यहाँ पे आके डच लोग यहाँ पे कब्जा कर लिया, और डच लोग जो है खेती बाड़ी करने लग गए, और मूल निवासी जो थे यहाँ के वो यहाँ चले गए इन इलाकों में। फिर 1795 में जाके भाई यहाँ पे कौन आ गई, ब्रिटेन सरकार आ गई। ब्रिटेन सरकार ने भाई क्या करा, इस इलाके पे कब्जा कर लिया। अब यहाँ पे ब्रिटेन के लोग आ गए सारे, और जो यहाँ पे डच लोग थे, जो बाओ लोग थे, वो सारे इन इलाकों में जाके घुस गए। और इन इलाकों में जाके भाई उन्होंने ये 3 स्टेट कह सकते हो, 3 नाम की जगह जो है बनाई थी। एक थी ट्रांसवाल, एक था भाई ऑरेंज फ्री स्टेट, और एक था नटाल। ये 3 जगह इन्होंने बना दी थी। फिर जाके भाई ब्रिटेन की सरकार को ये पता लगा कि इस वाले इलाके में जहाँ पे बाओ लोग और मूल निवासी लोग रह रहे हैं, यहाँ पे भाई हीरे और सोना वगैरह मिलता है बहुत अच्छा। तो ब्रिटेन सरकार ने इन लोगों से युद्ध वगैरह लड़ा, जिसे हम भाई बाओ युद्ध कहते हैं या एंग्लो बोअर युद्ध भी कहते हैं। तो ये युद्ध वगैरह लड़ा, और इसमें जो है ब्रिटेन सरकार जीत गई। फिर भाई ब्रिटेन सरकार का जो है पूरे इलाके पे कब्जा हो गया। फिर ब्रिटेन सरकार ने क्या करा भाई, 1910 में जाके इन चारों इलाकों को एक साथ जोड़कर एक देश बना दिया, जिसका नाम था दक्षिण अफ्रीका। और फिर उसी ब्रिटेन सरकार ने भाई कुछ कायदे कानून नियम वगैरह बनाए, जिसमें क्या था भाई, काले लोग जो थे, जो यूरोप से आए थे, यूरोप से कौन कौन से लोग आए थे, एक तो ब्रिटेन के लोग आए थे और एक डच लोग आए थे। ये दोनों लोग जो थे गोरे थे, और जो मूल निवासी थे ये काले थे। तो ये दोनों टाइप के लोग जो थे भाई, इन सब के लिए जो कानून बना दिया कि गोरे लोगों के लिए कानून वगैरह बना दिए, और जो काले लोग थे उनको कानून वगैरह जो है नहीं दिए गए, ज्यादा अधिकार वगैरह जो है नहीं दिए गए। वोट डालने तक का अधिकार छीन लिया गया, साथ ही साथ उनकी जमीन वगैरह छीन ली गई। और यहाँ तक कि जो जमीन थी ना भाई, उन इलाकों में भी आने की जो है इन्हें परमिशन नहीं थी जिस इलाकों में गोरे लोग रहा करते थे। यानी कि इलाकों को भी भाई डिवाइड जो है कर दिया गया था। इन्हीं इलाकों में जो है काले लोग रहा करते थे, ऐसे करके इलाके भी जो है डिवाइड कर दिए गए थे। फिर भाई जब ब्रिटेन सरकार चले गई 1934 में,
1934 में जब ब्रिटेन सरकार यहाँ से चली गई देश को आजाद करके, फिर भाई जो यहाँ पे कायदे कानून वगैरह बने हुए थे वो सारे गोरे लोगों के लिए ऑलरेडी बन रहे थे। टेम्परेरी जो संविधान बना के गई थी भाई जो ब्रिटेन की सरकार, वही सारे कायदे कानून वगैरह चल रहे थे। और उसी कायदे कानून के हिसाब से क्या करा भाई, इन गोरे लोगों ने अपनी जो है नेशनल पार्टी की सरकार बना ली। और उस नेशनल पार्टी ने क्या करा भाई, बहुत सारे कायदे कानून जो है वो बना दिए गोरे लोगों के लिए, जिससे क्या होगा, काले लोगों का और भी ज्यादा भेदभाव जो है होने लग गया, रंग भेद की नीति और ज्यादा होने लग गई। ऐसे में काले लोगों ने बहुत ज्यादा विद्रोह करना जो शुरू कर दिया। अबे विद्रोह छोटे लेवल पे था, लेकिन जब से नेशनल पार्टी की सरकार बनी उन्होंने बहुत ज्यादा और ज्यादा भेदभाव करा, तो विद्रोह भी और ज्यादा बढ़ता चला गया। ऐसे में जाके भाई नेशनल पार्टी ने एक दिन संविधान बना दिया ऑफिशियली भाई यहाँ पे दक्षिण अफ्रीका का। तो उस संविधान में भाई काले लोगों को और भी ज्यादा भेदभाव वगैरह हो रहा था, तो और जो विद्रोह है बहुत ज्यादा पीक लेवल पे पहुंच गया, बहुत ज्यादा बढ़ गया और पूरे देश में गृह युद्ध की स्थिति जो है वो पूरी बन गई। ऐसे में भाई नेशनल पार्टी की सरकार को लगा कि काले लोगों को आप भाई दबाया नहीं जा सकता, क्योंकि इन लोगों ने बहुत ज्यादा विद्रोह जो है करना शुरू कर दिया। फिर जाके भाई नेशनल पार्टी की सरकार ने और प्रधानमंत्री ने नेल्सन मंडेला को रिहा करा, उनसे बातचीत वगैरह करनी शुरू की। अब फिर जाके 1994 में जाके जो है ये भेदभाव वाली स्थिति खत्म हुई, नेल्सन मंडेला को प्रधानमंत्री बनाया गया। तो बस भाई ये स्टोरी थी दक्षिण अफ्रीका की। याद रखना, मोटे मोटे तौर पे मैंने आप लोगों को दक्षिण अफ्रीका की पूरी स्टोरी जो है अच्छे से समझा दी है। तो भाई यहाँ पे आप लोगों का चैप्टर जो है ये कंप्लीट होता है पूरा। अगर कुछ भी दिक्कत वगैरह आई हो तो वीडियो को एक बार दोबारा देख लेना, अच्छे से हर एक चीज जो है समझ में आ जाएगी आप लोगों को। वीडियो में कुछ कमी लगी हो, टीचिंग में कुछ कमी लगी हो, प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स में बताना। और टीचिंग पसंद आई हो तो अपने एक प्यारे से कमेंट के साथ एक लाइक जरूर छोड़ के जाना। फिलहाल के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।